प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विराट जियो सीरीज में हम लगातार राजस्थान के भूगोल पे चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश देखे, हम लोगों ने मिट्टियों का अध्ययन किया। अब हम लोग राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करने जा रहे हैं। जलवायु पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो प्रश्न आएंगे वो सीधे प्रश्न नहीं आएंगे दोस्तों। इसमें प्रश्न घुमा करके पूछेगा, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन कुछ पूछेगा। और अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा है, तो आप उसके उत्तर तक पहुंच पाओगे। सबसे पहले दोस्तों अपन लोग बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं, तो अपन लोगों को दोस्तों दो चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना। एक तो है मौसम, एक है दोस्तों ऋतु, और उसके बाद में होता है आपके जलवायु। ठीक है दोस्तों, इन तीन चीजों पे हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। अब इन पे जब हम लोग चर्चा करने वाले हैं मौसम, ऋतु और जलवायु, तो ये जो डिपेंड करते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वायुमंडलीय दशाओं पे। ठीक है। अब वायुमंडलीय दशाएं क्या है? तो हमारा जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं दोस्तों, और उन्हीं से संबंधित जो दशाएं हैं उसको हम लोग वायुमंडलीय दशाएं कहते हैं। जैसे वायुमंडल में तापमान है दोस्तों, उसके बाद में वर्षा है, उसके बाद में आर्द्रता है, उसके बाद में हवाएं भी चलती हैं, उसके बाद में वायुदाब है, उसके बाद में वाष्पीकरण है। ये सभी क्या हो जाएंगी? वायुमंडल की दशाएं हो जाएंगी। तो इन वायुमंडल की दशाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो जब ये वायुमंडलीय दशाएं जो है इनमें क्षणिक परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अथवा इसमें अल्पकालीन परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। लगभग यूं मान लीजिए 24 घंटे में किसी एक स्थान में इन वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग मौसम कहते हैं। तो वायुमंडलीय दशाओं का क्षणिक अथवा अल्पकालीन जो योग है, उस योग को हम लोग मौसम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में इन्हीं वायुमंडलीय दशाएं जो भी है, इसमें अगर आप लोगों के 3 से 4 महीने के अंदर इन वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है ना, तो 3 से 4 महीनों का परिवर्तन क्या कहलाता है? ऋतु कहलाता है ना। तो 3 से 4 महीनों में जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उसका जो योग है उसको हम लोग ऋतु कहते हैं। लेकिन जलवायु किसको कहते हैं? तो जलवायु हम लोग कहते हैं जब ये वायुमंडलीय दशाएं जो होती हैं वो दीर्घ काल के लिए होती हैं। ठीक है। ये वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक चलती हैं। तो इन वायुमंडलीय दशाओं का जो औसत निकाला जाता है, और उस औसत के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि किस क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है ना। तो जलवायु का जो निर्धारण किया जाता है वो इन वायुमंडलीय दशाओं के औसत योग के आधार पे हम लोग उस जलवायु का निर्धारण करते हैं दोस्तों। अब जैसा कि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो हम लोग अभी राजस्थान की जलवायु को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि जलवायु को निर्धारित करने वाले कई सारे कारक हैं। उन कारकों का दीर्घ काल तक औसत निकाला जाता है योग करके। और फिर तो वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लगभग 36 साल के आंकड़े इकट्ठा करता है, और उसके आधार पे किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले जलवायु का निर्धारण जो किया गया था वो यूनानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। यूनानियों ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था उसमें उन्होंने जो आधार माना था, वो आधार किसको माना था? तो उन्होंने आधार माना था सूर्यातप को। किसको आधार माना था? सूर्यातप को। तो सूर्य के तापमान के आधार पे यूनानियों ने जलवायु का वर्गीकरण किया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और सूर्य की किरणें जहां पर तिरछी पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। सूर्य की किरणें कहां पर तिरछी पड़ रही हैं, और सूर्य की किरणें कहां पर सर्वाधिक तिरछी पड़ रही है। तो उसके आधार पर उन्होंने जलवायु का निर्धारण किया था। और इसके आधार पर जब जलवायु का निर्धारण किया था उन्होंने, तो जैसे यहाँ पे तो हो गया आप लोगों के 0 डिग्री, ठीक है, और ये 0 डिग्री कौन सी रेखा है? तो ये 0 डिग्री आपके भूमध्य रेखा है, जिसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। उसके बाद में फिर आ जाएगा 23.5 डिग्री। तो ये जो 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और यहाँ पे कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और उसी से हम लोग जब दक्षिण में जाएंगे
तो फिर यहाँ पर आएगा 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो उसके बीच का जो क्षेत्र है जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है दोस्तों, है ना, तो वहां पर जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, उष्ण, क्योंकि यहाँ पर तापमान कैसा होगा, सर्वाधिक तापमान होगा, तो ये क्षेत्र गर्म बना रहेगा। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का क्षेत्र। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। कैसी जलवायु हो जाएगी, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाएगी, अर्थात न बहुत ज्यादा ठंड होगी न बहुत ज्यादा गर्मी होगी। और उसके बाद जब अपन लोग 66.5 डिग्री से लेकर के और फिर 90 डिग्री तक के क्षेत्र की जब अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, शीत जलवायु होगी। इस प्रकार से यूनानियों ने सर्वप्रथम किसके आधार पे, सूर्यातप के आधार पे पृथ्वी को कितने जलवायु कटिबंधों में बांटा, 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा, उष्ण जलवायु कटिबंध, शीतोष्ण जलवायु कटिबंध और शीत जलवायु कटिबंध। और कटिबंध किसे कहते हैं कि दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो कटिबंध यानी दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, जैसे 0 से 23 डिग्री के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, कटिबंध। तो उस कटिबंध में भी कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भारत की, क्योंकि आप लोगों को पता है भारत के मध्य से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। अब कर्क रेखा गुजरती है तो यहाँ जो आप लोगों को दिख रहा है दक्षिण भारत जो है, कर्क रेखा के दक्षिण का जो भारत है वहां की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण जलवायु। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग भूमध्य रेखा के नजदीक जाते जाओगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। और आप लोगों को जब देखोगे तो कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग है वहां की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है ये, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भारत की जो जलवायु है उस भारत की जलवायु के लिए हम लोग एक शब्द काम में लेते हैं और वो शब्द क्या है, उपोष्ण। क्या शब्द है, उपोष्ण। तो इस प्रकार से भारत की जलवायु कैसी हो जाएगी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाएगी। और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाएगी तो ऑब्वियसली अगर अपन लोग देखें तो क्योंकि राजस्थान जो है वो भी भारत का एक भाग है, तो राजस्थान की भी जलवायु किस प्रकार की हो जाएगी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाएगी। लेकिन क्योंकि राजस्थान में रेतीला क्षेत्र है, रेत की मात्रा अधिक है, यहाँ पर जो है सूर्य जून महीने में सीधा चमकता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में यहाँ तापमान अधिक पाया जाता है। तो राजस्थान की जो जलवायु है उसमें उष्णता, अधिक गर्मी है और ये शुष्क भाग है, तो उष्ण शुष्क प्रकार की भी जलवायु है। लेकिन भारत की जलवायु के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है और वो क्या है, मानसून शब्द। तो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की भी जलवायु है। कैसी जलवायु है, मानसूनी प्रकार की। तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगी। कैसी जलवायु हो जाएगी, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये मानसून है क्या, ठीक है, उस चीज पे हम लोग जो है एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो मानसून जो शब्द है वो एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा का एक शब्द था, वो शब्द कौन सा था, मौसिम। कौन सा शब्द था, मौसिम। तो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से ये मानसून शब्द बना है। और मौसिम का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार चलने वाली हवा। किसके अनुसार चलने वाली हवा, ऋतु के अनुसार चलने वाली जो हवा होती है उसको हम लोग मानसूनी हवा कहते हैं। और ये हवाएं जो होती हैं वो आपके 6 महीने तक तो जो है वो जल से थल की ओर चलती हैं और अगले 6 महीने तक जो है वो थल से जल की ओर चलती हैं। और ये जो पवने हैं वो भारत में या भारत की जलवायु को, भारत के मानसून तंत्र को, भारत की वर्षा को प्रभावित करती है। इसलिए हम लोग भारत की जलवायु के लिए एक शब्द काम में लेते हैं, वो शब्द कौन सा है, मानसूनी जलवायु। तो ये जो मानसूनी जलवायु में क्या होता है, 6 महीने तक तो ये हवाएं, ये हिंद महासागर जल से थल भारत की ओर जा रही है और अगले 6 महीने में ये हवाएं थल से जल की ओर अर्थात भारत से हिंद महासागर की ओर आएंगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस जलवायु के लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं, मानसून शब्द काम में लेते हैं। तो हमारे यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है हमारे यहाँ पर। और ये जो शब्द सबसे पहले काम में लिया था, मौसम शब्द या मानसून के बारे में जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो अरबी भूगोलवेत्ता हुए हैं और उनका नाम क्या है, अल मसूदी। तो अल मसूदी ने सबसे पहले हमको इसके बारे में बताया था। तो राजस्थान की जलवायु के लिए उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण शुष्क, मानसूनी जलवायु ये शब्द प्रयोग में लिए जाएंगे। तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु राजस्थान की जलवायु है। अगली चीज हम लोग देखें तो क्योंकि राजस्थान जो है ना वो यहाँ आप लोग देखोगे तो अरब सागरीय क्षेत्र से दूर है, यानी कि जैसे जैसे ये अंदर की तरफ आता जाएगा तो यहाँ की जो जलवायु है उसके ऊपर स्थल का प्रभाव बढ़ता जाएगा। और स्थल का प्रभाव जब बढ़ता जाएगा तो राजस्थान की जो जलवायु वो किस प्रकार की है,
महाद्वीपीय जलवायु। कैसी जलवायु है? महाद्वीपीय जलवायु है। तो राजस्थान की जलवायु के लिए महाद्वीपीय शब्द भी काम में लिया जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया आप लोगों के राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है उस चीज को। अब हम लोग जो अगली चर्चा करते हैं वो चर्चा हम लोग करते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है राजस्थान की जलवायु को पढ़ना। तो राजस्थान में जो है वो जब हम लोग देखते हैं तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला कारक जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वो कौन सा है? तापमान है। ये सबसे पहला कारक हो जाएगा आपके जलवायु को प्रभावित करने वाला तापमान, है ना। तो जब सूर्य का ताप प्राप्त होता है पृथ्वी को तो उसे तो हम लोग सूर्यातप कहते हैं, और जब उसी सूर्य ताप का अंकन किया जाता है, उसको अभिलेखित किया जाता है ना, उसको लिखा जाता है जब, है ना, उसको नापा जाता है जब, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। तो इसमें जब हम लोग देखें तो सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है राजस्थान में? तो क्योंकि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है और जून महीने में सूर्य यहाँ पर सीधा चमकता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो सर्वाधिक गर्मी जो प्राप्त करता है वो जिला कौन सा है? बांसवाड़ा जिला प्राप्त करता है। तो सर्वाधिक सूर्यातप का अंकन किस जिले में होता है ना? तो बांसवाड़ा में। ठीक है, उसके बाद में न्यूनतम सूर्यातप किसको प्राप्त होता है, किस जिले को प्राप्त होता है? वो जिला कौन सा है? गंगानगर है, जिससे न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, तो सबसे न्यूनतम सूर्यातप किसको प्राप्त होगा? गंगानगर को प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। सर्वाधिक सूर्यातप वाला जिला बांसवाड़ा और न्यूनतम सूर्यातप वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग अगर देखें तो सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा होगा, ये भी प्रश्न इसी में से बनता है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। और उसके पीछे का कारण क्या है, ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। और आपको पता है ये एक मरुस्थलीय जिला भी है, रेतीला क्षेत्र भी, और वनस्पति भी नहीं है। तो अगर वनस्पति होती है तो वनस्पति क्या करती है? वनस्पति जो होती है वो तापमान जो है उसको बढ़ने भी नहीं देती और बहुत कम तापमान भी नहीं होने देती, यानी सम प्रकार का क्षेत्र वहां पर बनता है। जबकि यहाँ पर वनस्पति के अभाव के कारण बहुत अधिक तापमान होता है और ठंड भी बहुत अधिक पड़ती है। तो सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू हो जाएगा। और सबसे ठंडा जिला कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। दोस्तों इस चीज को हम लोगों को जो है ध्यान में रखना है। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? जब हम लोग जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो एक तो अभी जो अपन ने देखा वनस्पति, ये भी क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि जहां पर वनस्पति की मात्रा अधिक होगी वहां स्वाभाविक तौर पर वर्षा भी ज्यादा होगी, और जहां पर वनस्पति कम होगी वहां पर वर्षा कम होगी। दूसरी बात, वनस्पति अगर जहां पर अधिक है तो वो क्या करती है? वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण वातावरण में तापमान को सम बनाए रखती है। जबकि वनस्पति कम होगी तो वहां पर तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा और ठंड भी अधिक होगी, है ना। तो वनस्पति भी एक तो कारक है। उसके बाद में अपन लोग देखें तो तीसरा जो कारक है वो क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। क्योंकि जो भाग समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा वहां पर तापमान उतना ही कम होता जाएगा। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान कम होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। अर्थात हम जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान की मात्रा कम होती जाएगी। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो क्या करती है? इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा माउंट आबू, वहां पर तापमान कम होता है। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण यही है कि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाओगे वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। और वो तापमान के कम होने की दर जो है, जिसको अपन लोग सामान्य ताप पतन दर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग? सामान्य ताप पतन दर। और ये सामान्य ताप पतन दर जो है वो कितनी है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी। उसके बाद में अपन लोग जब बात करते हैं तो अगली जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? धरातलीय स्वरूप। ठीक है, जिस प्रकार का भी धरातलीय स्वरूप होगा उसी प्रकार की स्थिति वहां पर जलवायु जो है उसको प्रभावित करेगी। अब जैसे अपन लोग देखते हैं यहाँ पर धरातलीय स्वरूप की जब अपन लोग बात करते हैं तो क्योंकि राजस्थान में किस प्रकार का क्षेत्र? रेतीला क्षेत्र है। और रेत की एक आदत होती है, नेचर होता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्यातप पड़ेगा तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में तापमान होगा, तो धरातलीय। उसके बाद में राजस्थान जो है वो समुद्र तल से दूर है, और समुद्र तल से जब दूर है तो यहाँ जैसे जैसे आंतरिक भागों में आते जाओगे वैसे वैसे स्थल का प्रभाव बढ़ेगा। और स्थल का प्रभाव जब बढ़ेगा तो यहाँ की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। कई बार प्रश्न बनता है राजस्थान की जलवायु है ध्रुवीय,
है ना, या फिर जो है इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनता है, तो आप लोगों को किस प्रकार की जलवायु होगी यहाँ पर, आप लोगों की जलवायु होगी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होगी। उसके बाद में फिर जब अपन लोग देखते हैं इसी से संबंधित चीजों को, जब अपन लोग देखते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो एक आप लोगों ने सुना होगा वायुदाब। ठीक है, वायुदाब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वायु का दबाव है ना, यानी हवा का दबाव। तो हवा जब दबाव डालती है, तो हवा जब दबाव डालती है तो जहां पर हवा अगर गर्म होगी तो गर्म हवा क्या हो जाएगी, गर्म होकर के हल्की होगी, और हल्की वस्तु क्या होती है, पृथ्वी से ऊपर की ओर उठती है। तो जब ये वस्तु ऊपर उठेगी तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर दबाव नहीं डालेगी, और दबाव नहीं डालेगी तो यहाँ वायुदाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ वायुदाब न्यून हो जाएगा। तो अधिक तापमान होने पर वायुदाब कैसा हो गया, न्यून हो गया। और कारण क्या है, कारण ये है कि ताप अधिक होने पर हवा गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठेगी, और जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पर क्या होगा, हवा पृथ्वी पर दबाव नहीं डालेगी और न्यून दबाव डालेगी, तो वायुदाब न्यून होगा। लेकिन उसकी जगह पर अगर जो है वो हवा कैसी हुई, तो हवा अगर आप लोगों के जो है वो ठंडी हवा हुई, और ठंडी हवा हुई तो ठंडी हवा कैसी होती है, भारी होती है, और भारी वस्तु क्या करती है, पृथ्वी के ऊपर दबाव डालती है। पृथ्वी के ऊपर दबाव डालती है तो वायुदाब कैसा हो जाता है, उच्च हो जाता है। तो ये वायुदाब उच्च कैसे हुआ, ताप कम होने के कारण, न्यून ताप होने के कारण वायुदाब उच्च हुआ। तो तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध है ना, विपरीत संबंध है। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब न्यून होगा, अगर तापमान कम होगा तो वायुदाब उच्च होगा। और ये वायुदाब में जो अंतर है, उच्च से निम्न या निम्न से उच्च, तो इस वायुदाब में अंतर के कारण किसकी उत्पत्ति होती है, तो ये उत्पत्ति होती है पवनों की उत्पत्ति होती है दोस्तों। ठीक है, तो पवन किसको कहते हैं, तो वायुदाब में अंतर के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाओं का संचलन, मूवमेंट, गमन क्या कहलाता है, ये कहलाता है पवन कहलाता है। ये जो हवाएं है वो फिर हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलेंगी, और ये हवाएं जब उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलेंगी तो ये उस क्षेत्र की जलवायु को क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी। इस प्रकार से ये कारक हो गए जलवायु को प्रभावित करने वाले। धन्यवाद, शुभकामनाएं।